नमस्कार दोस्तों। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एक टॉपिक लेकर के आए हुए हैं, इजराइल इतना शक्तिशाली कैसे बना। आप सभी चारों तरफ देख रहे हैं चर्चा में कि इजराइल की चारों तरफ चर्चा हो रही है। इजराइल टेक्नोलॉजी के रूप में एक बहुत ही छोटा सा देश और आज कितना ज्यादा पूरे विश्व में अपने आप को डिप्लोमेटिकली और सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित किए हुए आगे बढ़ रहा है। आइए जानते हैं इनके इतिहास, इनका वर्तमान और ये किस प्रकार से इतने शक्तिशाली बने। यहूदियों का इतिहास जो है दोस्तों, मानव सभ्यता के सबसे प्राचीन और जटिल इतिहासों में से एक है। यहूदी समुदाय की उत्पत्ति लगभग 4000 वर्ष पहले मध्य पूर्व क्षेत्र में मानी जाती है। उनके धार्मिक और सांस्कृतिक आधार पर उल्लेख मुख्य रूप से पवित्र ग्रंथ हेब्रू बाइबिल तनाख में मिलता है। परंपरा के अनुसार यहूदी लोग अपने पूर्वज अब्राहम को मानते हैं, जिनके वंशजों ने आगे चलकर इजरायली समाज का निर्माण किया। प्राचीन काल में यहूदी लोग जेरूशलम और उसके आसपास के क्षेत्र में रहते थे। लगभग 1000 वर्ष पूर्व ये लोग रहते थे। आप समझ सकते हैं कि जो इनके रूट्स थे डिस्क्राइब्ड किए गए हैं हर बाइबिल में। एंसेस्टर ट्रेस टू अब्राहम और डायस्पोरा आफ्टर कंक्वेस्ट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स। 1000 पूर्व आसपास राजा डेविड और उनके पुत्र सोलोमन जो थे, उन्होंने यहूदी राज्य को मजबूत किया। सोलोमन ने यरूशलेम में पहला मंदिर बनवाया जो यहूदी धर्म का प्रमुख धार्मिक केंद्र था। ये आप देख सकते हैं ईरान, इधर इज़राइल, जर्मनी। इन आगे हम इस विषय में बताएंगे कि किस प्रकार से इन्होंने चीजों को किया। इज़राइल जो इतना छोटा सा, इसका तेल अवीव देख सकते हैं राजधानी है। ये वेस्ट बैंक है, जॉर्डन है, सीरिया है। आप देख सकते हैं एक छोटे से हिस्से में जो है स्थित होकर के, और ये जेरूसलम है। पूरे विश्व में स्थिति को अपने काबिज में कर रहे हैं। अब आइए देखते हैं कि जो एंशियंट जूइश किंगडम था, किंग ऑफ डेविड स्टेब्लिश ए स्ट्रॉन्ग किंगडम, किंग ऑफ सोलोमन बिल्ड द फर्स्ट टेम्पल, जिसे मैंने आपको बताया 586 बीसी। बेबीलोनिया कॉन्क्वेस्ट एंड एग्जाइल 70 सी में जो है रोमन डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेकेंड टेम्पल। जूइश कम्युनिटीज स्प्रेड अक्रॉस यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया। लेकिन इतिहास में कई बार यहूदियों को अपने मूल स्थान से विस्थापित होना पड़ा। 586 ईसा पूर्व बेबीलोन के शासकों ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया और यहूदियों को निर्वासित कर दिया। इसके बाद यहूदी समुदाय दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैल गया, जिसे डायस्पोरा कहा जाता है। यहूदी समुदाय बहुत सारे क्षेत्रों में फैल गया, जैसे यूरोप, अफ्रीका और एशिया में। रोमन साम्राज्य के समय ही यहूदियों को भारी उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। 70वीं ईस्वी में रोमन सेना ने यरूशलेम के दूसरे मंदिर को नष्ट कर दिया। इसके बाद यहूदी समुदाय यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कई देशों में बस गया। सदियों तक वे अलग अलग देशों में रहते हुए अपनी धार्मिक पहचान और भाषा संस्कृति को बनाए रखने में का सफल रहे। मध्यकालीन यूरोप में यहूदियों को अक्सर संदेह और भेदभाव का सामना करना पड़ा। कई देशों से उन्हें निकाल दिया गया दोस्तों, और उन पर आर्थिक और सामाजिक प्रतिबंध लगाए गए। फिर भी जो शिक्षा और व्यापार, विज्ञान और वित्त के क्षेत्र में उन्होंने उल्लेखनीय योगदान किया। आप जानते हैं कि विश्व के महान वैज्ञानिक आइंस्टीन भी यहूदी थे। और आज भी आप देखते हैं बड़े बड़े बैंकर यहूदी हैं। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुगरबर्ग भी यहूदी हैं। इसी लंबे संघर्ष और पहचान की रक्षा के कारण यहूदी समुदाय अपनी सांस्कृतिक एकता और मजबूत सामाजिक नेटवर्क बनाए रखा, जिसे आगे चलकर आधुनिक इजराइल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई दोस्तों ने। और जो ये जूइश डायस्पोरा है, ये जो है माइग्रेट हो गया अपनी जगह से, अपने कल्चर और उन चीजों को बनाए रखा। अभी हमने आपको बताया अपने साइंस, ट्रेड और फाइनेंस में बड़ा योगदान है। मैंने बताया विश्व के प्रसिद्ध बैंकर यहूदी ही हैं। और आप जानते हैं प्रोसिक्यूशन अंडर एडोल्फ हिटलर, जो अत्याचार हुआ एडोल्फ हिटलर के समय में, उसके बारे में बताया। 1933 में हिटलर केम टू पावर इन जनवरी। नाजी आइडियोलॉजी लेबल्ड Jews as enemies 1935। न्यूरेमबर्ग लॉज रिमूव्ड Jewish राइट्स 1938। क्रिश्चियनिटी वायलेंस अगेंस्ट Jews, मास अरेस्ट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सिनागोरस एंड बिजनेसेस का जो किया गया, इसके बारे में अभी विस्तार से बताते हैं। 20वीं सदी का सबसे भयानक अध्याय तब सामने आया जब जर्मनी में एडोल्फ हिटलर ने अपनी विचारधारा का उदय हुआ और 1933 में हिटलर ने सत्ता में आए। आने के बाद यहूदियों के खिलाफ संगठित और योजनाबद्ध अत्याचार शुरू हो गए। नाची विचारधारा के अनुसार जर्मन लोग आर्य नस्ल के थे और उन्हें श्रेष्ठ माना जाता था। इसके विपरीत यहूदियों को
समाज का दुश्मन बताया गया। 1935 में न्यूरेमबर्ग लॉज लागू किए गए, जिनके तहत यहूदियों के नागरिक अधिकार छीन लिए गए, उन्हें सरकारी नौकरियों, शिक्षा संस्थानों और कई व्यवसायों से बाहर कर दिया गया। और जो 1938 में क्रिस्टालेनेक्स्ट नामक एक घटना हुई, जिसे टूटी हुई कांच की रात कहा जाता है। इस दौरान नाजी समर्थकों ने यहूदियों के घरों, दुकानों और अप को नष्ट कर दिया। हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया और कई की हत्या कर दी गई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी शासन जो आप देख रहे हैं, ये नाजी ये नाजी शासन काफी ज्यादा क्रूर इन लोगों के लिए रहा, और इन्हें अलग अलग यूरोप के हिस्सों से पकड़ करके विशेष शिविरों में भेजा गया। जैसे आप देख रहे हैं कि मिलियंस ऑफ जूस सेंट टू कंसंट्रेशन कैंप्स, और एस्क्यूडिस बिकम द मोस्ट फेमस कैंप, अराउंड 6 मिलियन जूस किल्ड कर दिए गए। वन ऑफ द डार्केस्ट चैप्टर इन ह्यूमन हिस्ट्री। ह्यूमन हिस्ट्री में एक ये बहुत ही डार्केस्ट, जब एक बहुत ही एक जाति, एक वर्ग विशेष को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की गई। जैसे आपने देखा होगा बांग्लादेश में पाकिस्तान के द्वारा 1971 में पूरी तरीके से रेप, महिलाओं के और उनकी हत्या, राजनीतिक हत्या और पूरी नस्ल बदल देने की कोशिश की गई जनरल टिक्का खान के द्वारा। और इन शिविरों में सबसे कुख्यात था अगस्टस कंसंट्रेशन कैंप। यहाँ लाखों लोगों को अमानवीय परिस्थितियों में रखा गया और बड़ी संख्या में उनकी हत्या कर दी गई। इस संगठित नरसंहार को इतिहास में दी हॉलोकास्ट कहा जाता है। अनुमान है कि 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा रोमन समुदाय विकलांग और राजनीतिक विरोधियों को भी निशाना बनाते थे। ये अत्याचार केवल शारीरिक हिंसा तक नहीं सीमित था, बल्कि यहूदियों की संपत्ति छीन ली गई, उन्हें जबरन श्रम करवाया गया और उनके धार्मिक तथा सांस्कृतिक जीवन को समाप्त करने की भी कोशिश की गई। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में जब मित्र राष्ट्रों की सेनाएं जर्मनी पहुंची और अत्याचारों की भयावह देखी, तो इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने मानवीय रक्षा के लिए नए नियम संस्थाएं बनाई। हॉलोकास्ट की त्रासदी ने यहूदी समुदाय को गहराई से प्रभावित किया, और इसी अनुभव के आधार पर एक स्वतंत्र यहूदी राष्ट्र की मांग की गई। आगे चलकर यही 1948 में इजरायल के प्रमुख कारण बना। 1947 में आप क्रिएशन ऑफ इजराइल देख सकते हैं, कि जो प्रपोज पार्टीशन ऑफ पैलेस्टीन था। 1948 में इजराइल डिक्लेरेस इंडिपेंडेंस, इमीडिएट कॉन्फ्लिक्ट विद नाइबरिंग अरब स्टेट। 1948 अरब इजराइल वॉर एस्टेब्लिश इजराइल सर्वाइवल, फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न जूइश स्टेट। क्या रहा फाउंडेशन? द्वितीय विश्व युद्ध में 1947 में जब यूनाइटेड स्टेट ने फिलिस्तीन क्षेत्र को दो हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव दिया, जिसके आधार पर 14 मई 1948 को डेविड बेन गुरियन ने इजराइल के स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा की, लेकिन इसके तुरंत बाद पड़ोसी अरब देशों ने हमला कर दिया, जिससे 1948 में अरब इजराइल वार शुरू हो गया। इस युद्ध में इजराइल ने अपनी रक्षा की, धीरे धीरे एक मजबूत सैन्य राष्ट्र के रूप में आगे उभरा। मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ जो थी, इजराइल डिफेंस फोर्सेस नोन एज ए स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग रैपिड रिस्पांस मिलिट्री डॉक्ट्राइन है इनका। 1967 सिक्स डेज वॉर शोकेस स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, एडवांस डिफेंस सिस्टम सच एज आयरन डोम, फोकस ऑन नेशनल सिक्योरिटी एंड प्रिपेयर्डनेस पर। आइए इनके बारे में विस्तृत जानते हैं दोस्तों। इजराइल की सैन्य शक्ति का मुख्य आधार उसकी सेना इजराइल डिफेंस फोर्स है। यह सेना आधुनिक तकनीक, उच्च प्रशिक्षण और तेज निर्माण क्षमता के लिए जानी जाती है दोस्तों। आप सभी जानते हैं कि आईडीएफ बहुत ही स्ट्रांग और टेक्नोलॉजिकली एडवांस है। इजराइल की सुरक्षा नीति एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, पहले से तैयारी और त्वरित प्रक्रिया। इसका उदाहरण 1967 का सिक्स डे वॉर रहा, जिसमें इजराइल ने कुछ ही दिनों में कई अरब देशों की सेनाओं को पराजित किया। इसके अलावा इजराइल ने अपनी रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए आधुनिक तकनीक विकसित की। आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम जैसे, जो रॉकेट हमलों को हवा में ही नष्ट कर देती हैं, अभी भी इनका उदाहरण आप देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त अमेरिका की भी बहुत अधिक सपोर्ट और पैसा, साथ साथ में डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिला। आइए देखते हैं कि इन्होंने कैसे टेक्नोलॉजिकल एंड इनोवेशन रूप में विकास किया। इजराइल इजराइल कार्ड द स्टार्टअप नेशन कहा जाता है। यहाँ विज्ञान और तकनीक पर बहुत अधिक निवेश किया गया जाता है। देश की कई बड़ी कंपनियां साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चिकित्सा तकनीक के क्षेत्र में काम करती हैं। इजराइल ने टेक्नोनियन इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जो है, जैसे साइंस संस्थान विश्व स्तरीय शोध के लिए प्रसिद्ध है। पानी की कमी वाले क्षेत्र स्थित होने के बावजूद इजराइल तकनीक की कृषि तकनीक में बड़ी सफलता, ड्रिप इरिगेशन तकनीक का विकास यहीं से हुआ, जिससे कम पानी में
खेती संभव हो पाई। जो हमने आपको पहले बताया कि अमेरिका का विशेष सहयोग रहा, इजरायल की शक्ति का एक बड़ा कारण यूनाइटेड स्टेट का सहयोग रहा है। मिलिट्री एड एंड डिफेंस कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बैकिंग, इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी रही। अमेरिका से मिलने वाले उन्नत हथियार, रक्षा और वित्तीय संसाधनों से इजरायल की सैन्य क्षमता काफी मजबूत हुई। दोनों देशों के बीच खुफिया जानकारी का आदान प्रदान भी हुआ। इसके अलावा अमेरिका में रहने वाले यहूदी समुदाय भी आर्थिक और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली माना जाता है, इस जिसने इजरायल के हितों को काफी मजबूत किया। रोल ऑफ मोसाद, इजरायल इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी नोन फॉर कवर्ट ऑपरेशन के लिए बहुत जानी जाती है। इन्होंने बहुत अच्छे ऑपरेशंस किए हैं। फोकस ऑन काउंटर टेररिज्म एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग, फेमस ऑपरेशन कैप्चर ऑफ नाजी ऑफिसर एडॉल्फ इचमैन, कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव इंटेलिजेंस। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रभावशाली और कुशल एजेंसियों में है। मोसाद का काम विदेशी देशों में खुफिया जानकारी जुटाना, आतंकवाद से निपटना, इजरायल की सुरक्षा सुनिश्चित करना। कई प्रसिद्ध गुप्त अभियान के कारण इसकी प्रतिष्ठा बहुत मजबूत हुई है। इजरायल की मोसाद ने इराक से सुखोई विमान को चुरा लिया था। आप सोचिए किस तरीके की प्लानिंग की गई थी कि एक फाइटर जेट को ही चुरा लिया था। उदाहरण के लिए 1960 में मोसाद ने अर्जेंटीना से नाजी अधिकारी एडॉल्फ इचमैन को पकड़कर इजरायल लाया, जिसे होलोकास्ट के लिए अपराधों के लिए जिम्मेदार माना गया और उस पर मुकदमा चला के उसे सजा दी गई। अब आप समझ सकते हैं कि किस स्तर का काम किया गया। और इसके अलावा जो इजरायल का, आप जानते हैं कि क्यों इतना स्ट्रांग हुआ, उसका बेसिक कारण ये रहा कि इजरायल की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा इनोवेशन, नवाचार पर आधारित है। यहाँ हजारों स्टार्टअप कंपनियां काम कर रही हैं। साइबर सुरक्षा, मेडिकल टेक्नोलॉजी और रक्षा उद्योग विश्व में अग्रणी गिना जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भी अपने अनुसंधान केंद्र इजरायल में स्थापित किए हैं। इजरायल स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम resilience एंड हिस्ट्री। कंक्लूजन आप देख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी, स्ट्रॉन्ग डिफेंस एंड इंटेलिजेंस सिस्टम, इंटरनेशनल अलायंस, एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल नेशन बिकमिंग ग्लोबली इन्फ्लुएंशियल। यदि इजरायल की शक्ति का विश्लेषण किया जाए तो यह केवल सैन्य ताकत का परिणाम नहीं, इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारक हैं। यहूदी समुदाय का लंबा ऐतिहासिक संघर्ष और अपनी पहचान को बचाए रखने की दृढ़ता। दूसरा, शिक्षा और तकनीक पर लगातार निवेश। तीसरा, मजबूत खुफिया तंत्र, रणनीतिक सोच। चौथा, वैश्विक स्तर पर सहयोग, विशेष रूप से अमेरिका का समर्थन। इजरायल का उदाहरण यह दर्शाता है कि सीमित संसाधनों वाले देश भी यदि विज्ञान, तकनीक और शिक्षा और रणनीति पर ध्यान दें तो वैश्विक स्तर पर शक्तिशाली राष्ट्र बन सकते हैं। इस प्रकार इतिहास के अत्याचारों से उबरकर इजरायल ने अपने अस्तित्व को सुरक्षित किया और आधुनिक दुनिया में एक प्रभावशाली और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में अपने आप को स्थापित किया। भारत में भी बहुत सारे लोग इजरायली रहते हैं, जिससे भारत की बहुत अच्छी दोस्ती है इजरायल के साथ। और कारगिल वार के समय जब अमेरिका ने मना कर दिया था लोकेशन देने के लिए, जो घुसपैठिए आए थे, उनकी लोकेशन इजरायल ने दी थी। इजरायल हमेशा भारत का अच्छा साथी रहा है और इस प्रकार आपने देखा इजरायल ने अपने आप को कैसे उदय किया। और हिब्रू भाषा जो उनकी भाषा थी, किस तरीके से सिर्फ 8-10 लोग जानने वाले थे, आज वो पूरी तरीके से लुप्त होने के बजाय पूरी तरीके से वो फेमस हो चुकी है। और इजरायल में सभी व्यक्ति, खाली धार्मिक व्यक्ति को छोड़कर या विकलांग होने के, मिलिट्री में सर्विस देना महिलाओं को, पुरुषों को जरूरी है, अनिवार्य है। इस प्रकार इजरायल का उदय हुआ। कमेंट में आप क्या सोचते हैं इजरायल के बारे में हमें बताएं, और इजरायल क्यों इतना शक्तिशाली बना, ये भी आपकी क्या सोच और विचार है हमें कमेंट में बताएं। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।